रे ब्रैडबरी द्वारा लिखित फ़ारेनहाइट 451 डायस्टोपियन फिक्शन का एक मौलिक काम है जो सेंसरशिप, साहित्य की शक्ति और एक ऐसे समाज के परिणामों की पड़ताल करता है जो व्यक्तित्व पर अनुरूपता को प्राथमिकता देता है। यहाँ एक विस्तृत सारांश दिया गया है। परिचय। 1953 में प्रकाशित रे ब्रैडबरी का फ़ारेनहाइट 451 एक क्लासिक डायस्टोपियन उपन्यास है जो भविष्य के समाज पर प्रकाश डालता है जहाँ किताबों पर प्रतिबंध है और फायरमैन जो भी मिलती है उसे जला देते हैं। उपन्यास का शीर्षक उस तापमान को संदर्भित करता है जिस पर किताब का कागज कथित तौर पर आग पकड़ लेता है और जल जाता है। ब्रैडबरी की कथा सेंसरशिप की आलोचना के रूप में कार्य करती है और समाज पर प्रौद्योगिकी और जनसंचार माध्यमों के प्रभाव की पड़ताल करती है। उपन्यास पाठकों को आलोचनात्मक सोच के महत्व और मानव विचार और रचनात्मकता को संरक्षित करने में साहित्य की भूमिका पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है। कहानी सेटिंग। यह उपन्यास भविष्य के अमेरिकी समाज पर आधारित है जिसने बौद्धिकता विरोधी और सेंसरशिप को अपना लिया है। इस दुनिया में किताबें अवैध हैं और विवादास्पद विचारों के प्रसार को रोकने के लिए फायरमैनों को उन्हें जलाने का काम सौंपा गया है। समाज की विशेषता सतही मनोरंजन पर निर्भरता और गहरे सार्थक प्रवचन से बचना है। मुख्य पात्रों। 1. गाय मोंटेग, नायक, एक फायरमैन जो उस समाज पर सवाल उठाना शुरू करता है जिसकी वह सेवा करता है और उसकी भूमिका के उद्देश्य पर। 2. मिलरेड मोंटाग, गाय की पत्नी, जो टेलीविजन से ग्रस्त है और अपने आसपास की दुनिया के प्रति उदासीन है। 3. क्लैरिसे मैक्लेलन, एक युवा जिज्ञासु पड़ोसी जो गाय को सोचने और सवाल करने के नए तरीकों से परिचित कराता है। 4. कैप्टन बीटी, मोंटाग के वरिष्ठ, जो साहित्य के जानकार हैं लेकिन सेंसरशिप का बचाव करते हैं। 5. फेबर, एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी प्रोफेसर जो ज्ञान की खोज में मोंटाग का गुरु बन जाता है। 6. ग्रेंजर, बुद्धिजीवियों के एक समूह के नेता जो पुस्तकों को याद करके संरक्षित करते हैं। कहानी की समीक्षा। भाग 1, चूल्हा और समंदर। कहानी गाय मोंटेग से शुरू होती है, जो एक फायरमैन है जो किताबें जलाने के अपने काम से संतुष्ट है। मोंटाग का विवाह मिलरेड से हुआ है, जो अपना अधिकांश समय इंटरैक्टिव टीवी स्क्रीन देखने में बिताता है और वास्तविकता से अलग है। मोंटाग का जीवन तब बदलना शुरू होता है जब उसकी मुलाकात एक 17 वर्षीय लड़की क्लैरिसे मैक्लेलन से होती है, जो जिज्ञासु है और विचारों और प्रकृति के बारे में बातचीत का आनंद लेती है। क्लैरिसे की उपस्थिति मोंटाग को उसकी खुशी और उसके काम के उद्देश्य पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देती है। उसका अपने समाज के उथले मूल्यों से मोहभंग होता जा रहा है और उसे किताबों और स्वतंत्र विचार के महत्व का एहसास होता है। उनका बढ़ता असंतोष उनकी पत्नी के उथले अस्तित्व की खोज और पार्लर की दीवारों, विशाल इंटरैक्टिव टेलीविजन स्क्रीन पर उनकी निर्भरता से और भी अधिक बढ़ गया है। भाग 2, छलनी और रेत। मोंटाग ने गुप्त रूप से किताबें इकट्ठा करना और पढ़ना शुरू कर दिया। वह एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर फेबर की तलाश करता है, जो उसे साहित्य के महत्व और आलोचनात्मक सोच की शक्ति को समझने में मदद करता है। फेबर मोंटाग का गुरु बन जाता है, जो उसे पुस्तकों के मूल्य के बारे में जानकारी प्रदान करता है और उसे संचार के लिए 2 तरफा रेडियो की पेशकश करता है। जैसे जैसे वह अपने प्रतिरोध में अधिक सक्रिय होता जाता है, सामाजिक मानदंडों के खिलाफ मोंटाग का विद्रोह बढ़ता जाता है। उसका अपने सहकर्मियों के साथ मतभेद बढ़ता जा रहा है और वह कैप्टन बीटी की विरोधाभासी मान्यताओं पर सवाल उठाना शुरू कर देता है। मोंटेग के असंतोष से अवगत बीटी
समाज की सेंसरशिप की नीति का बचाव करते हुए साहित्य के उद्धरणों के साथ उस पर ताना मारते हैं। मोन्टाग का विद्रोह एक नाटकीय टकराव में समाप्त होता है जब वह घर लौटता है और मिलरेड और उसके दोस्तों को अपनी आभासी वास्तविकता में तल्लीन पाता है। गुस्से में आकर मोन्टाग ने अपने घर को फायरमैन के फ्लेमथ्रोवर से जला दिया, जो उसके पिछले जीवन की अस्वीकृति का प्रतीक है। वह शहर से भागकर भगोड़ा बन जाता है। भाग 3, तेज जलना। मोन्टाग शहर से भाग जाता है और ग्रेंजर के नेतृत्व वाले बुद्धिजीवियों के एक समूह में शामिल हो जाता है। ये व्यक्ति पुस्तकों में निहित ज्ञान को याद करके संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वे एकांत, प्रकृति से भरे वातावरण में रहते हैं और दमनकारी शासन के प्रत्याशित पतन के बाद समाज के पुनर्निर्माण की आशा करते हैं। मोन्टाग की यात्रा आशा और नवीनीकरण की भावना के साथ समाप्त होती है। जैसे ही शहर एक युद्ध में नष्ट हो जाता है, मोन्टाग और उसके नए साथी अपना ज्ञान साझा करने और एक अधिक प्रबुद्ध समाज का पुनर्निर्माण करने की तैयारी करते हैं। उपन्यास भविष्य की एक आशावादी दृष्टि के साथ समाप्त होता है, जहां मनुष्य अपनी पिछली गलतियों से सीख सकते हैं और एक बेहतर दुनिया के लिए प्रयास कर सकते हैं। स्पष्टीकरण, विषय वस्तु और विश्लेषण। 1. सेंसरशिप और ज्ञान का दमन। फ़ारेनहाइट 451 का केंद्रीय विषय सेंसरशिप और समाज पर इसका प्रभाव है। पुस्तकों पर प्रतिबंध लगाना और जलाना असहमति वाले विचारों और बौद्धिक स्वतंत्रता के दमन का प्रतीक है। उपन्यास इस बात की पड़ताल करता है कि सेंसरशिप रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच और व्यक्तिगत विकास को कैसे प्रभावित करती है। 2. प्रौद्योगिकी की भूमिका। ब्रैडबरी मानवीय संबंधों और बौद्धिक जुड़ाव को कम करने में प्रौद्योगिकी की भूमिका की आलोचना करते हैं। पार्लर की दीवारें। इंटरैक्टिव टेलीविजन स्क्रीन और मीडिया का व्यापक उपयोग व्यक्तियों को सार्थक बातचीत और आत्म प्रतिबिंब से विचलित करने का काम करते हैं। 3. व्यक्तिगत बनाम अनुरूपता। मोन्टाग की यात्रा व्यक्तित्व और सामाजिक अनुरूपता के बीच संघर्ष का प्रतिनिधित्व करती है। जैसा कि मोन्टाग यथास्थिति पर सवाल उठाता है और ज्ञान की तलाश करता है, वह उस अनुरूपवादी समाज के साथ तीव्र विरोधाभास रखता है जो गहरी समझ से अधिक उथले मनोरंजन को महत्व देता है। 4. पुस्तकों और साहित्य की शक्ति। उपन्यास मानव विचार, संस्कृति और इतिहास के वाहक के रूप में पुस्तकों के महत्व को रेखांकित करता है। ब्रैडबरी पुस्तकों को बौद्धिक स्वतंत्रता के प्रतीक और विविध दृष्टिकोणों का पता लगाने के साधन के रूप में चित्रित करते हैं। 5. आत्म खोज और परिवर्तन। मोन्टाग का एक आज्ञाकारी फायरमैन से ज्ञान के विद्रोही साधक में परिवर्तन व्यक्तिगत विकास और आत्म खोज के विषय को दर्शाता है। उनकी यात्रा परिवर्तन की क्षमता और दमनकारी माहौल में अर्थ की तलाश को दर्शाती है। उदाहरण और तथ्य। 1. पार्लर की दीवारें। मोन्टाग के घर में इंटरैक्टिव टेलीविजन स्क्रीन डिस्टोपियन समाज में मनोरंजन की सतही प्रकृति का प्रतिनिधित्व करती हैं। वे जनता को व्यस्त रखने और सार्थक विचार से विमुख करने के साधन के रूप में कार्य करते हैं। 2. यांत्रिक शिकारी कुत्ता। मैकेनिकल हाउंड एक रोबोटिक एनफोर्सर है जिसका उपयोग फायरमैन द्वारा असंतुष्टों को ट्रैक करने और पकड़ने के लिए किया जाता है। ये राज्य द्वारा अपनाए गए अमानवीयकरण और नियंत्रण का प्रतीक है। 3. फायरमैन की भूमिका। उपन्यास में आग को रोकने की उनकी पारंपरिक भूमिका को उल्टते हुए फायरमैन को किताबें जलाने का काम सौंपा गया है। यह उल्टाव सामाजिक पतन की सीमा और रक्षा और पोषण के लिए बनाई गई भूमिकाओं की विकृति को उजागर करता है। 4. पुस्तक जलाने की रस्म। अग्निशामकों द्वारा पुस्तकों को जलाना ज्ञान के विनाश और विविध विचारों के उन्मूलन के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में कार्य करता है।
ये समाज की बौद्धिक स्वतंत्रता और आलोचनात्मक सोच के डर को दर्शाता है। यहाँ उपन्यास के 10 सबसे महत्वपूर्ण उद्धरण स्पष्टीकरण सहित दिए गए हैं। 1. जलने में आनंद आया। स्पष्टीकरण। ये प्रारंभिक पंक्ति नायक गाय मोन्टाग की फायरमैन के रूप में अपनी नौकरी से प्रारंभिक संतुष्टि को दर्शाती है, जहां वह किताबें जलाता है। यह एक अनुरूप नागरिक से ज्ञान और ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति बनने की उनकी यात्रा के लिए मंच तैयार करता है। 2. हमें अकेले नहीं छोड़ा जाना चाहिए। हमें कभी कभार वास्तव में परेशान होने की जरूरत है। आपको वास्तव में परेशान हुए कितना समय हो गया है? किसी महत्वपूर्ण चीज के बारे में, किसी वास्तविक चीज के बारे में। स्पष्टीकरण। मोन्टाग के पड़ोसी क्लैरिस मैक्लेलन का यह उद्धरण समाज की शालीनता और सतही खुशी को चुनौती देता है। यह मोन्टाग को उसके जीवन और उसके आसपास की दुनिया पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करता है। 3. किताबों में कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक महिला को जलते हुए घर में रहने के लिए वहाँ कुछ तो होना ही चाहिए। आप बिना कुछ लिए नहीं रह सकते। स्पष्टीकरण। मोन्टाग को यह एहसास हुआ कि किताबों का महत्वपूर्ण मूल्य होना चाहिए, क्योंकि एक महिला ने किताबों के बिना जीने के बजाय अपनी किताबों के साथ मरना चुना। ये क्षण मोन्टाग के परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। 4. किताबें केवल एक प्रकार का भंडार थीं जहां हम बहुत सी चीजें संग्रहित करते थे। हमें डर था कि हम भूल जाएंगे। उनमें कुछ भी जादुई नहीं है। जादू केवल इसमें है कि किताबें क्या कहती हैं। उन्होंने ब्रह्मांड के पैच कैसे सिल दिए हमारे लिए एक साथ एक वस्त्र पहने। स्पष्टीकरण। प्रोफेसर फेबर द्वारा बोला गया यह उद्धरण भौतिक वस्तुओं के बजाय किताबों में निहित विचारों और ज्ञान के महत्व पर प्रकाश डालता है। 5. ये वो किताबें नहीं हैं जिनकी आपको जरूरत है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कभी किताबों में हुआ करती थीं। वही चीजें आज पार्लर परिवारों में हो सकती हैं। उसी अनंत विवरण और जागरूकता को रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से पेश किया जा सकता है, लेकिन है नहीं। स्पष्टीकरण। फेबर ने मोन्टाग को समझाया कि किताबें स्वयं महत्वपूर्ण नहीं हैं, बल्कि उनकी सामग्री और आलोचनात्मक सोच महत्वपूर्ण है। आधुनिक मीडिया भी वही भूमिका निभा सकता है यदि इसका उपयोग लोगों को सुनने और विचलित करने के लिए नहीं किया जाता। 6. किसी संस्कृति को नष्ट करने के लिए आपको किताबें जलाने की जरूरत नहीं है, बस लोगों को उन्हें पढ़ना बंद करने के लिए कहें। स्पष्टीकरण। यह उद्धरण सेंसरशिप और ज्ञान के निष्क्रिय विनाश के विषय पर जोर देता है। इससे पता चलता है कि सामाजिक उदासीनता और पढ़ने में अरुचि सक्रिय सेंसरशिप जितनी ही विनाशकारी हो सकती है। 7. किताबें जलाने से भी बदतर अपराध हैं। उनमें से एक है उन्हें न पढ़ना। स्पष्टीकरण। यह इस विचार को पुष्ट करता है कि साहित्य को पढ़ने और उससे जुड़ने की उपेक्षा करना समाज के लिए एक महत्वपूर्ण क्षति है। ये बौद्धिक जिज्ञासा और ज्ञान की खोज के मूल्य के बारे में बताता है। 8. किताबें हमें याद दिलाने के लिए हैं कि हम कितने गधे और मूर्ख हैं। स्पष्टीकरण। ग्रेंजर, पुस्तक लोगों में से एक। मोन्टाग से ये कहते हुए इस बात पर जोर देते हैं कि किताबें मानवता के लिए एक दर्पण के रूप में काम करती हैं, हमारी मूर्खताओं और गलतियों को दर्शाती हैं ताकि हम उनसे सीख सकें। 9. अपनी आँखों को आश्चर्य से भर लो, ऐसे जियो जैसे कि तुम 10 सेकंड में मर जाओगे। दुनिया को देखो, ये कारखानों में बनाए गए या भुगतान किए गए किसी भी सपने से अधिक शानदार है। स्पष्टीकरण। यह उद्धरण मोन्टाग के समाज में प्रौद्योगिकी और मीडिया द्वारा प्रदान किए गए कृत्रिम और नियंत्रित अनुभवों के बजाय पूरी तरह से जीने और दुनिया का सीधे अनुभव करने को प्रोत्साहित करता है। 10. हम किताबों के लिए डस्ट जैकेट से ज्यादा कुछ नहीं हैं।
अन्यथा इसका कोई महत्व नहीं है। स्पष्टीकरण: ग्रिंजर इस विचार को व्यक्त करते हैं कि व्यक्ति अपने ज्ञान और विचारों के कारण महत्वपूर्ण है। जैसे कि धूल जैकेट किताबों की रक्षा करते हैं, ये ज्ञान को संरक्षित करने और आगे बढ़ाने के महत्व पर प्रकाश डालता है। ये उद्धरण और उनकी व्याख्याएं फ़ारेनहाइट 451 के मुख्य विषयों पर प्रकाश डालती हैं, जिसमें ज्ञान के महत्व, सेंसरशिप के खतरों और बौद्धिक स्वतंत्रता के मूल्य पर जोर दिया गया है। निष्कर्ष: फ़ारेनहाइट 451 सेंसरशिप, प्रौद्योगिकी की भूमिका और बौद्धिक स्वतंत्रता के मूल्य का एक शक्तिशाली अन्वेषण है। रे ब्रैडबरी की डायस्टोपियन दृष्टि एक ऐसे समाज के खतरों के बारे में एक सतर्क कहानी के रूप में कार्य करती है जो सार्थक प्रवचन पर व्यक्तित्व और सतही मनोरंजन पर अनुरूपता को प्राथमिकता देती है। गाय मोंटेग के चरित्र और उसके द्वारा रहने वाली दमनकारी दुनिया के माध्यम से ब्रैडबरी सेंसरशिप के प्रभाव की आलोचना करते हैं और पुस्तकों और आलोचनात्मक विचारों के स्थायी महत्व पर प्रकाश डालते हैं। उपन्यास पाठकों को असहमतिपूर्ण विचारों को दबाने के परिणामों और बौद्धिक स्वतंत्रता को संरक्षित करने की आवश्यकता पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। जैसे ही मोंटेग की एक अनुरूप फायरमैन से ज्ञान के प्रबुद्ध साधक तक की यात्रा सामने आती है, पाठक को मानव विचार और संस्कृति को आकार देने और संरक्षित करने में साहित्य की भूमिका पर विचार करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ब्रैडबरी का काम प्रौद्योगिकी, समाज और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच अंतर्संबंध की एक प्रासंगिक और विचारोत्तेजक परीक्षा बनी हुई है। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।